क्या करूं, मुझे बाहर निकलना होगा फौरन से पहले। ठंड में बर्फ खिलाने वाली जालिम टीचर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल था। वो गांव बहुत गरीब था। सभी लोग अनपढ़ ही थे, लेकिन सब बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक रोज भयंकर ठंड पड़ रही थी। एक हफ्ते से सूरज भी नहीं निकला था। स्टूडेंट्स अपनी क्लास में मस्ती कर रहे थे। तभी क्लास में पढ़ने वाली तारा बोली, इस बार तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है दोस्तों। मेरा तो आज स्कूल आने का मन ही नहीं था, लेकिन मुझे क्लास टीचर से बहुत डर लगता है। क्लास की सबसे पीछे वाली बेंच पर सुमन चुपचाप बैठी थी। तभी क्लास टीचर शालिनी अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखते ही सारे बच्चे शांत हो गए। खड़े हो जाओ सब लोग। सारे बच्चे डरते हुए खड़े हो गए। सुमन भी खड़ी हो गई। तभी सुमन धीरे से कहती है, कितनी बार इन लोगों से बोला है कि क्लासरूम में बातें मत किया करो, लगता है टीचर ने सुन लिया। लेकिन क्लास टीचर शालिनी ने उन बच्चों को हाथ तक नहीं लगाया। शालिनी ने क्लासरूम की सारी खिड़कियां खोल दी, जिससे ठंडी हवाएं अंदर आने लगी, और फिर पंखा भी चालू कर दिया। मुझे पता है तुम लोग मेरी बुराई ही कर रहे थे। अब 1 घंटे तक हाथ ऊपर करके खड़े हो। टीचर जी, इतनी ठंड में आपने पंखा क्यों चालू कर दिया? ऐसे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तेरी जुबान इस क्लास में कुछ ज्यादा ही चलती है, तो बेंच पर खड़ी हो जा। बेचारे सुमन को बेंच पर खड़ा होना पड़ा। 5 मिनट के अंदर सारे बच्चे थर थर कांपने लगे। पंखा उन्होंने और तेज कर दिया। टीचर शालिनी को बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। वो खुद बाहर जाकर बैठ गई और अंदर सारे बच्चे ठंड से ठिठुरते रहे। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। टीचर जी हमें रोज रोज नई तरीके की सजा देते हैं, वो भी बिना किसी वजह। तो तुम लोग उनके सामने कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जितना तुम लोग डरोगे उतना ही हमारे साथ अन्याय होगा। पागल हो गई हो क्या सुमन? अरे जब हमारे माँ बाप टीचर जी के आगे कुछ नहीं बोलते तो हम कौन होती हैं? लगभग आधे घंटे के अंदर ही सारे बच्चे धीरे धीरे कांपते हुए बेंच पर बैठ गए। तभी टीचर शालिनी गुस्से में अंदर आई। आजकल के बच्चों में इम्यूनिटी बची ही नहीं है। फिर टीचर शालिनी ने ठंडा ठंडा पानी सभी बच्चों के ऊपर उड़ेल दिया, जिससे सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। ये तो आप हम सबके ऊपर जुल्म कर रही है। तुझे किसी दिन ऐसे सजा दूंगी कि तू बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। चलो अब पढ़ाई शुरू करो, और किसी के भी कांपने की आवाज आई तो उसे बाहर खड़ा कर दूंगी। सभी बच्चों ने कांपते हुए अपनी अपनी नोटबुक निकाल ली। टीचर शालिनी पढ़ाने लगी, लेकिन बच्चों का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। सबका शरीर ठंड की वजह से अकड़ रहा था, लेकिन डर की वजह से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, घर जाते ही सो जाऊंगी। छुट्टी के बाद सारे बच्चे अपने अपने घर जाकर सो गए। सुमन भी जाकर सो गई। तभी उसकी माँ उसके पास आई। अरे सुमन बेटिया, तुम तो कांप रही हो, लगता है ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। माँ, बर्दाश्त तो हमें टीचर जी नहीं हो रही है। बच्चों को ऐसी ऐसी सजा देती है कि पूछो ही मत, और आप लोग भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। दूसरी तरफ तारा भी अपने घर में रजाई ओढ़कर लेटी थी, फिर भी ठंड से कांप रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आई। अरे तारा बेटी, क्या हुआ? माँ, आज क्लास में टीचर जी ने। ये कहते हुए तारा ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। इसी तरह सबने अपने अपने घर में टीचर जी की सारी हरकत बता दी। अगले दिन सबके माँ बाप अपने बच्चों के साथ स्कूल पहुँचे। मैंने तो आप लोगों को बुलाया ही नहीं था, क्या करने आए हैं आप लोग? टीचर जी, आप बहुत जालिम टीचर हो। तभी सुमन की माँ बोली, अरे बच्चों को इतनी भी सजा नहीं देनी चाहिए कि वो बीमार पड़ जाए। हाँ टीचर जी, हम गरीब किसान बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि वो हमारे जैसे अनपढ़ न रह जाए, और आप उन्हें पढ़ाने के बजाय इतनी कड़ी सजा देती है। सबके माता पिता की शिकायतें सुनकर टीचर शालिनी को बहुत गुस्सा आया। इन
इन बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे इनके साथ क्या करना है। अगर आप लोग दोबारा इस स्कूल में अपने बच्चों की शिकायतें लेकर आए तो मैं इन सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दूंगी, सबको फेल कर दूंगी। फिर ये सब भी तुम लोगों की तरह जिंदगी भर अनपढ़ रहेंगे और खेती किसानी मजदूरी करते रहेंगे। नहीं टीचर जी, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करना। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी हमारे तरह अनपढ़ रहे, उनकी भी हमारी जैसी हालत हो। हाँ टीचर जी, आपको इनके साथ जो करना है कीजिए। अरे स्कूल में थोड़ी बहुत तो सजा मिलती ही है, वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। इतना बोलकर सभी के माँ बाप वहाँ से चले गए। इधर शालिनी सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ले गई। शालिनी ने तुरंत स्कूल के चपरासी को बुलाया। टीचर जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ऐसा करो, 10 किलो बर्फ लेकर आओ और बाहर बरामदे में चारों तरफ फैला दो। ठीक है टीचर जी। चपरासी थोड़ी देर बाद ढेर सारी बर्फ लेकर आया और पूरे बरामदे में फैला दिया। तभी शालिनी क्लास में बैठे बच्चों से कहती है, तुम लोगों को बहुत शौक है ना अपने माँ बाप से मेरी शिकायतें करने का। आज पूरा दिन तुम लोग बाहर बर्फ पर खड़े रहोगे। टीचर जी, हमारे माँ बाप ने हमसे पूछा तो बताएंगे नहीं क्या? हम लोग पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, फिर भी आप हमें हर रोज नई नई सजा देती हो, वो भी बिना किसी वजह। सारे बच्चे तो बर्फ में खड़े रहेंगे, लेकिन तुम बर्फ के ऊपर बैठकर बर्फ खाओगी, समझी? तेरे जुबान को ज्यादा ही चलती है ना। चलो सब लोग बरामदे में। टीचर जी, हमें माफ कर दीजिए, अगली बार हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। चलो चलो जल्दी करो, कोई बहाना नहीं चलेगा। सारे बच्चे टीचर शालिनी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। उसने सबको ले जाकर बर्फ में खड़ा कर दिया। सुमन, मेरे तो पैर सुन्न हो गए। मेरे तो पैर ही ढीले पड़ गए। तुम लोगों के तो सिर्फ पैर ठंडे हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है पैरों पर जान ही नहीं बची, और तो मुझे बर्फ के टुकड़े भी खाने पड़ेंगे। शालिनी ने उन्हें दूर से बातें करते हुए सुन लिया। वो तुरंत उनके पास आई। अगली बार तुम लोगों ने बदतमीजी की तो सुमन की तरह तुम सभी को भी बर्फ खानी पड़ेगी, समझे? सारे स्टूडेंट्स ठंड से ठिठुरते रहे, लेकिन शालिनी को बिल्कुल तरस नहीं आया। खैर, बिना पढ़ाई किए सारे बच्चे शाम को घर चले गए। अगले दिन बच्चों को आने में 5 मिनट लेट हो गया, इसलिए तुम लोगों को सजा देने में मुझे बड़ा मजा आता है, और तुम लोग बार बार मुझे मौका भी देते हो। पूरे 5 मिनट लेट हो। चलो अब जल्दी से सब बच्चे एक एक करके बर्फ के टुकड़े खाना शुरू करो। अब ये शालिनी का रोज का काम हो गया था। वो बिना वजह बच्चों को बर्फ खाने की सजा दिया करती। उनके माँ बाप परेशान तो थे, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर एक रोज छुट्टी के बाद, दोस्तों ये टीचर तो बहुत जालिम है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कुछ न कुछ तो करना ही होगा इस टीचर का। जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तब वो हमें इतनी सजा देती है, अगर हमने कुछ कर दिया तब तो ये। चलो सब लोग, हम तुम्हारे साथ नहीं है सुमन। सारे लोग सुमन को छोड़कर वहाँ से चले गए। सुमन बेचारी अकेली पड़ गई, लेकिन उसने ठान लिया कि सारे लोग टीचर शालिनी से डरते हैं, लेकिन जब तक हम डर से नहीं जीतेंगे तब तक तरक्की नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे। उस गांव में एक किराने की दुकान थी। सुमन तुरंत दुकान वाले के पास गई और बोली, विनोद भैया, आपने वो कैमरा वाला मोबाइल लिया था ना, मुझे कल तक के लिए दे सकते हैं आप? अरे हाँ बिटिया, काहे नहीं, तुम तो इस गांव के सबसे समझदार बिटिया हो, और हमको तो कैमरा चलाना भी नहीं आता। ये लो, तुम ही अपना शौक पूरा कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगले दिन टीचर शालिनी के आने से पहले सुमन ने सभी बच्चों से एक झूठ बोला। दोस्तों, ठंड में टीचर जी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आज वो नहीं आएंगी। ये सुनकर सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े। सुमन, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। आज कई महीनों बाद टीचर जी ने छुट्टी मारी है। चलो चुपचाप सो जाते हैं, वैसे भी हम कितने महीनों से ढंग से सो नहीं पाए हैं। सारे स्टूडेंट सो गए, लेकिन सुमन जागती रही। उसने अपने बैग में वही मोबाइल छुपा दिया और कैमरा भी चालू कर दिया। जहां मोबाइल का कैमरा था वहां पर सुमन ने पहले ही एक छेद कर रखा था। सारे लोग सो रहे हैं, अब तो टीचर जी सबको बहुत बुरी सजा देगी। थोड़ी देर बाद टीचर शालिनी आ जाती है। बच्चों को सोता देख वो चिल्लाने लगी, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि यहाँ क्लासरूम में सो रहे हो? चलो अच्छा है, सुबह सुबह
तुम लोगों को भयंकर सजा दूंगी। टीचर शालिनी ने सभी बच्चों को बाहर आंगन में खड़ा कर दिया और बर्फ के टुकड़े खाने को कहा। टीचर जी, हमें छोड़ दो। सुमन अपना बैग टांगे हुए थी और सब कुछ उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। बार बार वो घूम घूम कर बच्चों को भी रिकॉर्ड कर रही थी और टीचर शालिनी को भी। अगले दिन उसने गांव में पंचायत बुलाई और सभी सरपंचों के सामने टीचर शालिनी का वो वीडियो दिखा दिया। फिर गांव की मुखिया ने कहा, हमने ये वीडियो सरकार तक पहले ही पहुंचा दिया है। तुम अब किसी स्कूल में नहीं पढ़ा पाओगी। और सुमन बिटिया, इतना सब गांव में होता रहा, लेकिन सिर्फ तुमने हिम्मत की इस टीचर के खिलाफ जाने की और सारी सच्चाई उजागर करने की। सभी बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए। एक बार सुमन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सारे बच्चे सुमन के लिए तालियां बजाने लगे। सरपंच ने अपने आदमियों से बोलकर टीचर शालिनी को अपने गांव से बेदखल कर दिया। अगले दिन एक बहुत ही अच्छी मैडम आई और बच्चों को बड़े ही प्यार से पढ़ाने लगी। गरीब का सोने चांदी का जादुई स्कूल। गौरी दीदी, आज खाने में क्या बनाया है? बड़ी जोरों की भूख लग रही है। रोटी और टमाटर की चटनी। क्या तुम और कुछ क्यों नहीं बनाती हो? जब देखो सुबह शाम यही खाना पड़ता है। माँ से कुछ लाने को कहती हूँ तो वो कभी लाती ही नहीं है। रंगोली, तुम्हें तो घर के हालात तो पता ही है। बेचारी माँ हम दोनों के लिए दिन रात कितना मेहनत करती है, तब जाकर 2 वक्त की रोटी हमें खाने को मिलती है। अच्छा, अब जल्दी से खा ले, मैं तब तक घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। माँ आती ही होगी। थोड़ी देर बाद सावित्री थकी हारी घर लौटती है। माँ तुम आ गई, मैं पानी लेकर आती हूँ। रंगोली कहाँ है? माँ, लगता है वो खाना खाकर सो गई होगी। लो अब जल्दी से पानी पी लो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ऐसी ही गरीबी में सावित्री अपनी दोनों बेटियों के साथ बड़ी ही मुश्किलों में अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन की बात है। गौरी बेटा, मैं मालकिन के घर जा रही हूँ और हाँ, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम अपना और रंगोली का ध्यान रखना। ठीक है माँ। माँ, आज तो आते वक्त मेरे लिए जलेबी लेकर आओगी ना? कितने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन आप होके लाती ही नहीं हो। अच्छा रंगोली बेटा, ठीक है, ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आज मालकिन के घर मेहमान आने वाले हैं। अगर समय पर नहीं पहुँची तो मालकिन गुस्सा हो जाएगी। इतना कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गौरी घर के कामों में लग जाती है और वही रंगोली बाहर खेलने चली जाती है। अरे निशा और पायल, आज खेलोगी नहीं क्या तुम दोनों? नहीं रंगोली, अब से हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब से हम लोग स्कूल पढ़ने जाएंगे और स्कूल जाने वाले बच्चे तुम जैसे गरीब ना पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं खेलते। हाँ रंगोली, इसलिए आज से तेरी हम लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं है। आज से तेरी और हमारे सबकी इकट्ठी। क्या स्कूल वो क्या होता है? अरे पागल, स्कूल में हम जैसे अमीर लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। वहाँ जाने से बड़े होने के बाद हम बड़े बड़े अफसर या डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर सब बन सकते हैं। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो अब से मैं भी तुम लोगों के साथ स्कूल जाऊंगी। रंगोली की बात सुनकर निशा और पायल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे पागल हो गई है क्या? अरे तुम्हें तो एक टाइम भर पेट खाना ही मिल जाए वही तुम्हारे लिए बहुत है। आई बड़ी स्कूल जाने वाली, तुम्हें पता है उस स्कूल की कितनी फीस है? कितना है? अरे रंगोली, इतनी कि तेरी माँ पूरे साल दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर भी नहीं कमा पाएगी। अब चल निकल यहाँ से, और अब से तुम्हारी हमसे कोई दोस्ती नहीं, समझी? तुम लोग देख लेना, मैं जरूर स्कूल जाऊंगी और तुम लोगों से बड़े स्कूल में जाऊंगी और बड़े होकर बहुत पैसा कमाऊंगी। देख लेना तुम दोनों। ज्यादा सपने मत देख, अपनी औकात से ज्यादा ही बढ़ रही है। रंगोली, ये सब तुम सिर्फ सपनों में ही सोच सकती हो, हकीकत में नहीं। अब चलो भागो यहाँ से। फिर रंगोली रोते रोते अपने घर आ जाती है। अरे रंगोली, क्या हुआ? आज तो बड़ी जल्दी खेल कर आ गई। रंगोली बिना कोई जवाब दिए अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। क्या हुआ रंगोली, किसी से तेरी लड़ाई हुई है क्या, या किसी ने तुझे कुछ कहा? लेकिन रंगोली फिर भी कोई जवाब नहीं देती। फिर शाम को जब सावित्री काम पर से वापस आती है तो वो रंगोली के लिए जलेबी लेकर आती है, लेकिन रंगोली बिल्कुल उदास बैठी रहती है। फिर
उसकी माँ उसे प्यार से जलेबी देती है। रंगोली बेटा, ये देख, तो कब से जलेबी खाने की जिद कर रही थी ना। आज मैं तेरे लिए मालकिन से कुछ पैसे मांगकर जलेबी लाई हूँ। माँ, मुझे जलेबी नहीं खानी। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बेटी को? गौरी ने डांटा है क्या? क्या हुआ बेटा? माँ, पता नहीं इसे क्या हुआ है। जब से शाम को बाहर से खेल कर आई है तब से इसका मुंह बना हुआ है। मुझे तो कोई जवाब ही नहीं दे रही। अब आप भी इससे पूछ कर देखो, शायद ये आपको कुछ बता दे। रंगोली बेटा, क्या हुआ? बता मुझे बेटा। माँ, मुझे भी निशा और पायल की तरह स्कूल जाना है और बहुत बड़ा इंसान बनना है। मुझे भी पढ़ना है माँ। लो, देख लिया ना माँ, और इसे बाहर खेलने भेजो। मैं पहले ही कहती थी ना, ये बाहर के बच्चों को देखकर घर आकर ये सब ओट पटांग जिद करेगी। अब पूरा करो। इसकी जिद कहाँ से पूरा करोगी? रंगोली बेटा, तुझे तो पता है ना, हम कितनी मुश्किल से एक वक्त का खाने का पैसा जुटा पाते हैं। अब ऐसी हालत में हम तुम्हें पढ़ने कैसे भेज सकते हैं? वहाँ तो पढ़ने के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना। ये तो बहुत गलत बात है ना माँ। शिक्षा सिर्फ अमीर के बच्चों के लिए ही नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने का हक सभी को बराबर होना चाहिए और जिसमें काबिलियत हो नौकरी उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी? फिर तो सारा जीवन हमारा ऐसे ही गरीबी में गुजरेगा। हाँ बेटी, हम गरीबों की किस्मत पहले से ही लिख दी जाती है। हम गरीबों की किस्मत में गरीबी और भूखमरी के सिवा कुछ नहीं लिखा होता। अब ये सब छोड़ और चलकर खाना खाते हैं। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाने बैठते हैं। माँ, ये कैसा खाना है? सूखी रोटी? भला सूखी रोटी कौन खाता है माँ? माँ, इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, इसलिए घमंडी होती जा रही है। सुन रंगोली, अब तू कल से किसी के घर नहीं जाएगी, सिर्फ घर में ही रहेगी। और तू कल से मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने चलेगी, तभी तुझे पता चलेगा कि गरीबी में पैसे कैसे कमाते हैं। अब चुपचाप से रोटी खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो नहीं सही, मैं भी गरीबों की तरह ये सूखी रोटी नहीं खाऊंगी। उसके बाद रंगोली बिना खाए ही सो जाती है। फिर अगले दिन गौरी रंगोली के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाती है और पूरे दिन जंगल से लकड़ियाँ चुनकर उसे बाजार में बेच देती है। देख लिया ना रंगोली, कितनी मेहनत से ये पैसे आते हैं। रंगोली, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि तुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी मिले, लेकिन रंगोली, हम गरीब हैं। हम तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज तुमने ये जो पैसे कमाए हैं, इससे मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा खाना जरूर बना सकती हूँ। हाँ दीदी, अब मुझे पता चला पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। उसके बाद गौरी और रंगोली पैसे लेकर बाजार की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। सुनो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा। तभी गौरी अपनी कमाई का सारा पैसा उस बुढ़िया को दे देती है। अरे दीदी, तुमने सारे पैसे उन बूढ़ी अम्मा को क्यों दे दिए? क्योंकि रंगोली, बूढ़ी अम्मा को पैसों की ज्यादा जरूरत थी। हम कल दोबारा जंगल से लकड़ियाँ लेकर फिर पैसे कमा लेंगे। अगले दिन रंगोली जब गौरी के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाती है तो देखती है कि एक प्यारी सी चिड़िया जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ी होती है। दीदी, ये चिड़िया तो काफी ज्यादा जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद दोनों बहन मिलकर उस चिड़िया के घाव पर पट्टी करती हैं और जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर उस चिड़िया के जख्मों पर लगाते हैं। और कुछ देर बाद जब उस चिड़िया को होश आता है तो उसे तभी अचानक से वो चिड़िया एक परी में बदल जाती है। ये देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। घबराओ नहीं, मैं इस जंगल की जैस्मिन परी हूँ। एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही थी, उसी से बचने के लिए मैंने चिड़िया का रूप ले लिया था, लेकिन एक शिकारी ने मेरा ये हाल कर दिया। पर तुम दोनों की वजह से मेरी जान बच पाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान बचाने के बदले तुम दोनों मुझसे कोई भी एक मनचाहा वरदान मांग सकती हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? परी जी, ये तो हमारा फर्ज था, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हम अपनी गरीबी में बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी बहन गरीबी में नहीं जीना चाहती। वो पढ़ना चाहती है परी जी, और पढ़ लिख कर वो कुछ बड़ा करना चाहती है। लेकिन हमारे गांव के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अमीरों के ही बच्चे पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे गाँव में एक ऐसा स्कूल हो जाए जहाँ गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उस स्कूल से पढ़कर अपने भविष्य
भविष्य को उज्जवल बना सके। गौरी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी चीज मांगी है। ये लो गौरी, ये एक जादुई छोटा सा स्कूल है और ये सिर्फ गरीबों का स्कूल नहीं बल्कि अमीरों के स्कूल से 100 गुना अच्छा परियों का सोने और चांदी का स्कूल है। इसका हर एक कमरा सोने और चांदी से बना हुआ है। तुम इस स्कूल को ले जाकर किसी खुली जमीन पर रख देना, फिर ये अपने आप बड़ा हो जाएगा और इस स्कूल में सभी गरीब के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे और इस स्कूल के बच्चों को खुद मैं पढ़ाने आऊंगी। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उनको गरीबी से बाहर निकालूंगी। परी की बात सुनकर रंगोली खुशी से झूम उठती है। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। परी से जादुई स्कूल मिलने के बाद दोनों बहनें परी का दिया हुआ छोटा सा सोने और चांदी का स्कूल लेकर अपने गांव वापस आती है और उस जादुई स्कूल को एक खुले मैदान में रख देती है। देखते ही देखते वो जादुई सोने चांदी का स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर गांव के सारे गरीब बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आने लगते हैं। इतना ही नहीं, जैस्मीन परी पढ़ाने के साथ साथ गांव के गरीब बच्चों की आर्थिक मदद भी किया करती है। ये लो राधा, ये सोने के सिक्के हैं। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है ना, ये उनके इलाज के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी मैम। ऐसी ही जैस्मीन परी पढ़ाने के साथ साथ हर किसी की मदद भी किया करती है। जब ये बात निशा और पायल को पता चलती है तो वो दोनों भी परी के सोने चांदी के स्कूल में आती हैं। अरे पायल, ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ देखो जगह जगह सोना और चांदी है। हाँ यार, अगर ये इतना सारा सोना हमारे पास आ जाए फिर तो हम इस गांव के क्या देश के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। निशा और पायल ऐसी बातें कर ही रही थी कि तभी जैस्मीन परी वहाँ पर आ जाती है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या बताऊं परी जी, हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे पास रहने के लिए भी घर नहीं है परी जी। हमें आप अपने सोने और चांदी के स्कूल से कुछ सोना दे दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर सके। हाँ परी जी, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज हमारी मदद करिए। ठीक है बच्चों, ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के हैं। निशा और पायल जैसे ही सोना लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि जहाँ पर उसका घर था अब वहाँ पर कोई घर नहीं था और उसके माता पिता पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। ये देखकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर दोनों जल्दी से जैस्मीन परी के पास जाती है। हमें माफ कर दीजिए परी मैम, हम लालच में अंधे हो चुके थे। हमने आपसे झूठ कहा था लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हम समझ चुके हैं। आप सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती हो।